गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए यांत्रिकी में रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं तथा द्रव्यमान केंद्र का टू पार्टिकल सिस्टम में किस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र की सहायता से टू पार्टिकल सिस्टम प्रॉब्लम को सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके कुछ हमने अनुप्रयोग भी डिस्कस किए थे। आज हम कंसीडर करेंगे कि रेखीय संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है। हम जानते हैं कि रेखीय संवेग जो है वो किसी भी कण के द्रव्यमान और उस कण के वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं संवेग सदिश राशि है, इसलिए रेखीय संवेग भी हमारा सदिश राशि होगा। और अगर हम गणितीय समीकरण की बात करें तो हम रेखीय संवेग को नॉर्मली सामान्यतः p से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए वेक्टर p से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और हम इसको लिखते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। चूंकि v हमारे पास रेखीय वेग है तो कण का रेखीय संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी, अर्थात पिंड के वेग की दिशा ही रेखीय संवेग की दिशा होती है। रेखीय संवेग और की निर्भरता की यदि हम बात करें तो यह प्रेक्षक के ऑब्जर्वर के निर्देश तंत्र पर भी निर्भर करता है। अब हम कंसीडर करेंगे कि रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम क्या है। यदि हमारे पास मेनी पार्टिकल सिस्टम है और उस मेनी पार्टिकल सिस्टम में हम कंसीडर करें कि हमारे पास जो बहुकणीय तंत्र निकाय है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है और उसमें प्रत्येक कण का द्रव्यमान मान लो हमने प्रदर्शित किया m1, m2, m3, m4 अप टू mn की मान लो बहुकणीय तंत्र निकाय n कणों से मिलकर बना है। यदि मान लो हम उस बहुकणीय तंत्र निकाय के प्रत्येक कण के रेखीय संवेग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण मान लो v1, v2, v3 अप टू vn रेखीय वेग से गति कर रहा है, अर्थात उस बहुकणीय तंत्र निकाय का यदि हम कुल रेखीय संवेग निकालना चाहें तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रेखीय संवेग का यदि हम सदिश योग ले लेंगे तो वह हमारे उस तंत्र के कुल रेखीय संवेग को व्यक्त करेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं वेक्टर p इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल और मेनी पार्टिकल सिस्टम। इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम ऑफ द individual particles. Let p1, p2, p3 up to pn are the linear momentum of the individual particle of many particle system. As p1 is the linear momentum of the first particle, so it can be written as m1 into v1 plus m2 into v2 plus m3 into v3 up to mn into vn। और हम लिख सकते हैं वेक्टर p is equal to m into vcm, where capital M represent the total mass of a system of n particles and VCM represent the velocity of center of mass. That means from this equation number 2 we can observe, we can justify that the total linear momentum of a many particle system is equal to mass of a total system and velocity of the center of mass, product of the velocity of center of mass। अर्थात बहुकणीय तंत्र का कुल रेखीय संवेग बहुकणीय तंत्र के कुल द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि समीकरण 2 को हम एक बार अवकलित कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो dp upon dt is equal to m dvcm upon dt। This dvcm upon dt is the rate of change of center of velocity of center of mass. This will give the acceleration of center of mass. So this MACM will give you, according to Newton's second law of motion, it is the external force acting on a system of n particle or many particle system। अर्थात MACM जो है वो हमें क्या व्यक्त करता है, क्योंकि ACM हमारे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, m बहुकणीय तंत्र निकाय का कुल द्रव्यमान है, अर्थात न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार MACM इज इक्वल टू उस बहुकणीय तंत्र निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल है, अर्थात dp अपॉन dt इज इक्वल टू
एफ एक्सटर्नल। इस प्रकार से यदि हमारे पास किसी भी बहुकणीय तंत्र के संवेग में परिवर्तन की दर हम कह सकते हैं उस बहुकणीय तंत्र पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल के बराबर होती है। यदि मान लो इस स्थिति में हम कंसीडर करें कि हमने किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल यदि बहुकणीय तंत्र निकाय पर नहीं लगाया है, उस स्थिति में बाह्य बल जो एफ एक्सटर्नल है ये हमारा 0 है। अगर ये 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a many particle system is also equal to 0. If it is equal to 0, then the linear momentum of a system of n particle is also equal to constant. और vector p1 plus vector p2 plus vector p3 plus vector p4 up to vector pn is equal to constant. और mvcm is equal to p or it is equal to constant. That means VCM is also constant. इसका क्या मायने हुआ? इसका मायने हुआ कि यदि हम किसी भी कण तंत्र पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान 0 होता है तो तंत्र का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। या हम ये कहें कि किसी विलगित तंत्र का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। इसे ही हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण को यदि हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हमारे पास रेखीय संवेग एक सदिश राशि है, तो यहाँ हम वेक्टर p1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज px1 प्लस px2 प्लस px3 प्लस px4 अप टू pxn इज इक्वल टू कांस्टेंट। द सेकेंड कंपोनेंट इज py1 प्लस py2 प्लस py3 plus py4 up to pyn. This is again constant. Or the third component is pz1 plus pz2 plus pz3 up to pzn. This will also constant. इसका मतलब यह प्रदर्शित होता है कि गति के दौरान बहुकणीय तंत्र निकाय की गति के दौरान कुल रेखीय संवेग के जो घटक हैं px, py और pz भी अलग अलग रूप से नियत होते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। इसका अपवाद अभी तक भी नहीं पाया जाता है क्योंकि यह नियम न्यूटन के गति के नियमों पर ही आधारित है। अब हम कंसीडर करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम हम किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम को हमने कंसीडर किया कि यदि हम एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को किसी विलगित तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देवें, जैसे अभी हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई बहुकणीय तंत्र निकाय है और उसमें कोई द्रव्यमान केंद्र है। यदि हम उस बहुकणीय तंत्र निकाय के द्रव्यमान केंद्र से एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को जोड़ देवें तो वह निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में होगा, अर्थात हमारे पास द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, VCM इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को, निर्देश फ्रेम को हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम या सी निर्देश फ्रेम कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में तंत्र के कणों के कुल रेखीय संवेग का मान 0 होता है क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू mVCM तथा VCM इज इक्वल टू 0 होगा। इसलिए सी निर्देश तंत्र को हम कभी कभी शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कह देते हैं, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चूंकि हम ये जानते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान वेग से गतिशील होता है। किसी विलगित निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम एक जड़त्वीय फ्रेम होती है, अर्थात प्रयोगशाला से जुड़े हुए फ्रेम को हम या तो प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम कहते हैं या एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। कुछ समस्याओं के सॉल्यूशन निकालना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए उनका सॉल्यूशन हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि मान लो हम दो कणों की टक्कर का अध्ययन एल निर्देश तंत्र की अपेक्षा सी निर्देश तंत्र में यदि निकालें तो वो हमें कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होगा। इसीलिए हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को हम पढ़ते हैं रादर देन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम उसको ज्यादा आसानी से, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंपैरेटिवली आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है? जब भी दो कण
या पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो क्या देखते हैं हम, एक दूसरे के निकट आने पर उनमें पारस्परिक अन्योन क्रिया होती है, और वह अन्योन क्रिया होने की वजह से या तो उनकी गति में परिवर्तन हो जाता है, गति में परिवर्तन होगा तो संवेग परिवर्तित होगा, या उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कणों की या पिंडों की टक्कर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जब टक्कर हो तो दो कणों का या दो पिंडों का आपस में संपर्क हो, जरूरी नहीं है। साधारणतः यदि हम दो स्थूल पिंडों की बात करें तो वो टक्कर में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन यदि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो उनकी टक्कर में, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की टक्कर में कण एक दूसरे को बिना स्पर्श किए भी प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। यह भी हम जानते हैं कि दो पिंडों की टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सदैव लागू रहता है, लेकिन कुछ प्रयोगों से यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ टक्करों में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा कुछ में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इसी गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर टक्करों को दो प्रकार की टक्करों में विभाजित किया गया है। पहला टक्कर हम कंसीडर करते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अर्थात यदि किसी टक्कर में पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। इस प्रकार की टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। परमाणुीय और नाभिकीय मूल कणों के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर मानी जाती है। इसमें हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और वे क्रमशः u1 और u2 वेग से चलकर आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात मान लो उनके वेग u1 से v1 और u2 से v2 हो जाते हैं, तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार kinetic energy of the first particle before collision and the kinetic energy of the second particle before collision is 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square. It should be equal to kinetic energy of first and second particle after collision. Mathematically it is equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. I'm sorry, it must be equal to v2. This is not v1, it should be v2. Please you correct it. This is 1/2 m2 v2 square. Now we consider the perfectly inelastic collision, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जब दो पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं या आपस में सटे रह जाते हैं तो इस प्रकार की टक्कर को हम अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इस प्रकार की टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है तथा गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में जैसे ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि में क्षय हो जाती है। इस प्रकार की टक्कर में लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का यदि हम उदाहरण लें तो बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराकर उसी में रुक जाना अप्रत्यास्थ टक्कर का ही उदाहरण है। प्रक्षेप लोलक भी अप्रत्यास्थ टक्कर का ही उदाहरण है। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमने कंसीडर किया फिर से कि हमारे पास दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। टक्कर से पूर्व दोनों कण मान लो u1 और u2 वेग से गतिशील थे। दोनों के बीच जो टक्कर है वह पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात टक्कर के पश्चात मान लो कंसीडर किया कि वो दोनों कणों से मिला हुआ निकाय v वेग से गति करता है। संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम क्या कहते हैं? टक्कर से पूर्व दोनों कणों का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 टक्कर के पश्चात कणों के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। क्योंकि टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो जाता है तथा दोनों कण एक वेग v से गति करते हैं। तो टक्कर के पश्चात कणों का वेग कितना हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा को हमने ki से व्यक्त किया, दैट इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। टक्कर के पश्चात संयुक्त कण की गतिज ऊर्जा kf से हमने डिनोट किया, इट इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? टक्कर से पूर्व कणों की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस Q। यहाँ पर जो Q है कणों की टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि है। यह ऊर्जा या ऊष्मा या अन्य विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी भी कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा भी
कहते हैं। अब हमने कंसीडर किया कि कणों की टक्कर का यदि हम अध्ययन करें तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में किस प्रकार से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि यदि हम दो पार्टिकल्स के बीच में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन को कंसीडर करें, दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर को यदि हम कंसीडर करें, पहले हमने इन टक्करों को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में व्यक्त किया है। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और ये u1 और u2 वेग से चलकर आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 v2 हो जाते हैं, जिनके वेग टक्कर से पूर्व क्रमशः u1 और u2 थे। टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 और v2 है। दोनों कणों के मध्य प्रत्यास्थ जो है वो टक्कर जो है वो सम्मुख टक्कर होती है, अर्थात वेग एक ही रेखा के अनुदिश होने से सदिश चिन्ह अनावश्यक मानते हुए इस टक्कर में संवेग संरक्षण के नियम से हमने लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए हमने लिखा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया और समीकरण 1 को हमने क्या किया, m1 वाली टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया और m2 वाली टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया। और m1 वाली टर्म्स को जब हमने एक साथ लिया तो m1 हमने कॉमन ले लिया, विद इन द ब्रैकेट आई विल गेट u1 माइनस v1 into m1 and in the right hand side again we take m2 as common or we should write it v2 minus u2। Similarly in the second equation also half तो cancel हो गया, we'll took m1 term from right hand side to left hand side and we'll take m1 common, so it remains u1 square minus v1 square in the left hand side, and the right hand side we have m2 into v2 square minus u2 square। समीकरण, this is equation number 3 and this is equation number 4। Now the equation 4 is divided by from equation number 3, as well as when divide equation number 4 by equation number 3, m1 will be cancelled out with this m1 and m2 will be cancelled out with this m2 also। Here this u1 square minus v1 square can be written as u1 minus v1 into u1 plus v1, so u1 minus v1 will be cancelled out with this u1 minus v1, so it remains u1 plus v1 is equal to v2 plus u2, or u2 minus u1 is equal to minus of v2 minus v1। What is the meaning of this u2 minus u1? It is the relative velocity of the particle before collision। यह टक्कर से पहले दूसरे कण का पहले कण के सापेक्ष आपेक्षिक वेग है, तथा v2 माइनस v1 टक्कर के पश्चात दूसरे कण का पहले कण के सापेक्ष आपेक्षिक वेग है। समीकरण 5 को यदि हम देखें तो हम फिर से कह सकते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में आपेक्षिक वेग परिमाण में अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन उनकी दिशा बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। तो हम इन समीकरणों की सहायता से कणों के अंतिम वेग v1 और v2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने लिखा v1 इज इक्वल टू v2 को हम उस साइड ले गए, v2 माइनस u1 प्लस u2, और v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2। समीकरण 6 से हमने v1 का मान यहाँ से रखा हमने समीकरण 3 में, और जब हमने समीकरण 3 में रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी v2 की दूसरे कण के वेग की टक्कर के पश्चात। दिस इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी प्रकार हमने समीकरण 7 में समीकरण 3 से v1 का मान रखा तो हमारे पास v1 का वैल्यू आ गया 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। Now we will consider the total kinetic energy of the particle before collision, that is equal to 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square. Now we consider the total kinetic energy after collision, that will be equal to k2 equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. Now we should calculate the ratio of the kinetic energy, final kinetic energy to the initial kinetic energy, that will be equal to k2 upon k1, that is equal to, it should be m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square upon 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2
u2 square, as the collision is elastic collision, so the kinetic energy before collision is exactly same as the kinetic energy after collision, so it should be equal to 1. So in frame of reference, in the laboratory frame of reference, we can calculate the ratio of the kinetic energy. In the next class, we'll discuss about the special cases of these head-on elastic collision between the two particles. So that's all for today. Thank you.